हाँ जी, नमस्कार। आज अपने जो टॉपिक चल रहा था, अपने निःशुल्क बैच की आज फोर्थ क्लास है। और अपना टॉपिक जो चल रहा था उसमें हमने विग्रहराज चतुर्थ पर छोड़ी थी। विग्रहराज चतुर्थ से पहले के हमने पढ़ लिए थे जितने भी राजा हुए हैं। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद हमारे पास पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर, और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाते हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। एक बड़ा राजा अभी हमारे सामने जो आने वाले हैं वो है विग्रहराज। कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बीसल देव भी कहते हैं। बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ। अब इसको ना मैं याद रखने का आपको थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं, फिर आगे स्लाइड के अनुसार अपने पढ़ लेंगे। अब इसका ये एक विद्वान आदमी है और एक वीर आदमी है। वीर भी है, विद्वान भी है। यानी कि अगर हम इन दो शब्दों को मैं परिभाषित करूं तो यहां अजमेर है और अजमेर में है कौन? बीसल देव है। अजमेर में कौन है? अजमेर में है बीसल देव। ठीक है, बीसल यहां मैंने लिख दिया, यहां पर है ये। पहले हम वीर को कर देते हैं। वीर है तो यहां इधर गुजरात पड़ता है, यानी कि गुजरात की विजय करेगा, इसको विजित करेगा। ठीक है, और इधर पड़ती है हमारे लिए दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो फिर क्या करेगा ये? दिल्ली को भी विजित करेगा, दिल्ली को भी जीतेगा। यहां वंश कौन सा है हमने पढ़ा हुआ है, गुजरात में चालुक्य हैं और इधर दिल्ली में कौन से हैं? तोमर वंश है। ये तो सफर हो जाएगा इसकी दो युद्धों का, इसको हम देखेंगे। फिर बात आ जाती है विद्वान है। विद्वान है यानी कि एक तो खुद लिखेगा कुछ, स्वयं की रचना हो जाएगी, स्वयं की रचना। फिर दूसरी बात, इसके दरबार में कोई रहे होंगे तो दरबारी जो है उनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसको पढ़ेंगे। विद्वान है, वीर है, और क्या है? आप ये मान लो आर्किटेक्ट, निर्माता भी है, कुछ चीजों को बना भी रहा है। तीसरा शब्द निर्माता ले लेते हैं और तीसरे शब्द के लिए अपने ब्लैक फॉन्ट यूज कर लेते हैं। यानी कि एक तो संस्कृत पाठशाला बनाएगा, और क्या करेगा? एक संस्कृत पाठशाला बनाएगा, और क्या बनाएगा? एक बांध बनाएगा और एक नगर बनाएगा। और क्या करेगा? विद्वान आदमी है, चलो विद्वता वाले में अपने लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। क्या? शिवालिक स्तंभ, एक स्तंभ लेख लिखवाएगा। शिवालिक स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख लिखवाएगा। मुख्य बातें विग्रहराज की बात होगी। और इसकी क्या बात पढ़ेंगे हम? इसकी उपाधियां पढ़ लेंगे कि उपाधियां क्या है। कुल मिलाके हमारे पास स्टेप क्या है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव को पढ़ने के हमारे पास स्टेप। पहला स्टेप हो जाएगा इसकी उपाधियां। ठीक है भाई, उपाधियां होगी एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये वीर है, वीर वाली बात पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ लेंगे हम? ये वीर है तो इसकी विद्वता की वीर वाली बात पढ़ लेंगे 2 नंबर पे। 1 नंबर पे इसकी उपाधियां पढ़ लेंगे, और 3 नंबर पे विद्वान है, इस चीज को पढ़ लेंगे। और 4 नंबर पे हमने रखा हुआ है कि इसने कुछ निर्माण किए हैं तो निर्माता है। 4 नंबर पे इस चीज को रख लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के विग्रहराज चतुर्थ आपके दिमाग में जब भी आए तो आपने क्या लिखना है? 4 शब्द लिख लेने हैं कि विग्रहराज चतुर्थ। अच्छा, विद्वान, या पहले उपाधियां तो हर राजा के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, उसकी कुछ उपाधियां होंगी। अच्छा, विग्रहराज चतुर्थ कौन था? एक विद्वान आदमी था। और क्या था? वीर आदमी था, यानी कि कुछ चीजें जीती, कुछ क्षेत्र उसने जीते हैं। अच्छा, वीर था, विद्वान था, और क्या था? एक अच्छा निर्माता था, उसने कुछ चीजें बनाई थी, निर्माण किया था। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ दशरथ शर्मा के अनुसार यह चौहानों का स्वर्ण काल है। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण काल है। एक बात याद रखें, हमने इससे पहले यह पढ़ा था कि अजय राज का समय
अजय राज का समय क्या था? अजय राज का समय साम्राज्य निर्माण का काल था। साम्राज्य निर्माण का काल। साम्राज्य निर्माण का काल किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि अजय राज का समय जो है वो, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल रहा है और चौहानों के लिए स्वर्ण काल है, ये दशरथ शर्मा ने कहा है। इसकी उपाधियां देख लो। पहली उपाधि हमारे सामने कवि बांधव है, यानी कि ये कवियों को संरक्षण दे रहा है, विद्वानों को संरक्षण दे रहा है। ज्ञानक भट्ट ने इसको ये उपाधि दी है, कवि बांधव। और बीसल देव इसकी एक उपाधि मिलती है। तुरुष्कपति इसकी एक उपाधि जो राजशेखर ने इसको कहा था। राजशेखर का नाम सुना हुआ है भैया आपने गुर्जर प्रत्यारों में। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसकी एक ये उपाधि हमारे सामने आती है। ये इसकी कुछ उपाधियां हो गई। एक दो ये लो। शिवालिक स्तंभ लेख इसका है। शिवालिक स्तंभ लेख पे अच्छे से बात करेंगे अपने। विष्णु का अवतार थोड़ा सा यही बता, चलो जब दिल्ली को विजिट फतेह करेंगे तब इसका जिक्र करेंगे। विष्णु का अवतार इसको कहा जाता है। इसके पापा कौन थे? अर्णोराज थे। थोड़ा सा अगर आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूं, पृथ्वीराज प्रथम के बाद अजय राज आएगा, अजय राज के बाद राजा बनेगा, अजय राज के बाद अर्णोराज बनेगा। अर्णोराज के दो पत्नियां थी। एक पत्नी गुजरात के चालुक्य वंश की थी और दूसरी पत्नी आपको पता ही है कि वो मारवाड़ की थी, जोया राजवंश की। उस पत्नी से जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ दो पुत्र होते हैं। अर्णोराज की हत्या जगदेव करके गद्दी पर बैठ जाएगा। 3 साल बाद जगदेव की हत्या करके उसका भाई विग्रहराज चतुर्थ राजा बन जाएगा। अभी हम विग्रहराज चतुर्थ पे आए हैं, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ के पापा कौन है? अर्णोराज है। अर्णोराज की आपको पता है कुमारपाल से हार हुई थी। अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज को हराया था, गुजरात के राजा को, और कुमारपाल से वो हार गया था। तो कुमारपाल को हराकर वो हार का बदला लेगा और क्या करेगा? कुमारपाल ने पाली, नाडोल, जालोर, चित्तौड़ का कुछ क्षेत्र जीतकर उस पर अधिकार कर रखा था, तो उस पर इसने वापस अधिकार कर लिया। इसने बंडानकों को भी हराया। तो पहले नंबर पे ये कुमारपाल को हराता है, चालुक्य राजा को। बंडानक एक जाति है, ये पृथ्वीराज तृतीय के समय भी हमारे सामने आएगी। ये एक जनजाति है, कबीलाई लोग हम जिसको कहते हैं। भरतपुर और अलवर के आसपास यूपी से जो टच करता इलाका है वहां पर पाई जाती थी जनजाति है। गजनी के खुसरो शाह को भी इसने हराया था, यानी कि हराने वाली बात इस स्लाइड में 3 लोगों को हरा रहा है। चालुक्य राजा कुमारपाल को, बंडानकों को, और गजनी का जो राजा है, गजनी का जो सिपाही एक आता है गवर्नर खुसरो शाह, तो उसको भी ये हराता है। फिर आगे वाली स्लाइड में मेरे ना थोड़ा सा वो आदत बनी हुई है, अब थोड़ा सा याद आ गया कि माइक हमने दोबारा लगाया हुआ है। पहले माइक हुआ करता था तो बिल्कुल इत्मीनान से बोलता था मैं, अब माइक के बिना बोलना पड़ा था तो थोड़ा सा जोर से बोला जाता था। अब फिर याद आ गया मुझे कि माइक लगा हुआ है, आराम से बोल देंगे तो आवाज प्रॉपर पहुंच जाएगी। चलिए, दिल्ली के तोमर वंशी राजा तंवर को हरा के दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसको, क्योंकि चौहानों के समय दिल्ली पर पहली बार अगर किसी ने अधिकार किया है, दिल्ली को फतेह किया है, तो वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। तो दिल्ली पर तोमर वंश का अधिकार था और दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। प्रथम शासक जिसने दिल्ली को फतेह किया, कब? 1157 ईस्वी में। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, ये 1157। अब बात आती है जब ये दिल्ली को जीत लेगा, दिल्ली को जीतने के बाद शिवालिक, यही जिक्र कर लेते हैं, मेरे याद आ गया, क्योंकि शिवालिक अभिलेख को ना दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख कहते हैं। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख क्यों कहते हैं भाई दिल्ली शिवालिक? असल में ये कौन सा अभिलेख है? अशोक का ही अभिलेख है। मूल रूप से अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाया था ना, आप पढ़ते हो ना प्रयागराज इलाहाबाद वाला, और फिर उसको दिल्ली इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं अपने, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक, इसको कौन दिल्ली कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ले गया था ना। फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ लेख को उठा के दिल्ली ले गया था। दिल्ली का बादशाह हुआ करता था तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत काल में हम पढ़ते हैं। तो दिल्ली में ये बाद में चला गया, इसलिए इसको दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख कहते हैं। मूल रूप से अशोक का है। उस पर ये क्या करेगा?
अपने विग्रह राज चतुर्थ उस पर एक कुछ बातें लिखाएगा। उसमें ये कहेगा कि मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को बिल्कुल जड़ खत्म कर दी है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद में जो भी मेरे बाद जो शासक बने, हमारे वंशज जितने भी लोग सत्ता पर आए, वो मुसलमानों को कटक नदी से अटक नदी से उस पार रखें। अटक से कटक अपने देखते हैं ना, अटक इधर है, कटक इधर उड़ीसा में, अटक से कटक तक। तो ये बात आगे आ जाएगी, लिखी हुई है। तो ये दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख हमने याद रखना है। ये किसका है? ये चौहानों में विग्रह राज चतुर्थ का है। वो अपनी विजय की घोषणा करता है, इसमें बताता है कि मैंने भारत आर्यावर्त से मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। फिर बात आती है, उसके दरबार में एक विद्वान रहा करता था, धर्मघोष सूरी। इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि चौहानों में ये ऐसा राजा हुआ जिसने 11 के दिन, एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। किसके कहने पर? जैन संत हुए हैं धर्मघोष सूरी, उसके कहने पर इसने क्या किया? एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगा दी थी। अब मुझे ना ये सूरी नाम से जितने भी आते हैं जैन विद्वान, उस 2-4 मैंने इंपॉर्टेंट यहीं लगा दिए। हमने पढ़ा था उद्योतन सूरी और जिनसेन। उद्योतन सूरी कुवलयमाला ग्रंथ लिखता है, जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिखी थी। किसके समय? गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के समय ये हुए थे। आपने ध्यान रखना है, विग्रह राज चतुर्थ ने किसके प्रभाव से, किसके कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई? धर्मघोष सूरी के, या ये कहें कौन से राजा ने पशुवध पर रोक लगाई? विग्रह राज चतुर्थ ने रोक लगाई थी। फिर बात आती है जिनप्रभ सूरी, ये भी एक जैन हुआ है जिसका ग्रंथ है तीर्थ कल्प। उसके अनुसार जब मैं मेवाड़ का गुहिल वंश आपको पढ़ाऊंगा तब इसका जिक्र आएगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, जालोर और रणथंभौर के संबंध जब हम पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेवाड़ का गुहिल राजा हुआ है एक समर सिंह। समर सिंह मेवाड़ बीच में पड़ता है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही होती है, तो समर सिंह मेवाड़ के राज्य से गुजरना है। आप ये देखेंगे, अगर यहां पर दिल्ली है, यहां पर मेवाड़ है, उदयपुर वाला इलाका, और इधर गुजरात पड़ता है, और इधर जालोर वाला और वो इलाका ये पड़ते हैं। दिल्ली की सेना ऐसे करके आ रही होती है, पहले इनका टारगेट होता है कि जालोर से होकर इधर चले जाएंगे। जालोर वाला राजा भी इनको रोकता है, तो ये सेना चाहती है कि मेवाड़ से होकर और इधर से गुजर जाएंगे। मेवाड़ का राजा उस समय कौन होता है? मेवाड़ का राजा उस समय समर सिंह था। तो समर सिंह ने क्या किया? इनको कहा मैं अपने राजा से गुजरने दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कहा आप क्या करें, हमें टैक्स दे दें। तो अलाउद्दीन की सेना से टैक्स वसूल किया था गोहिल वंश के किसी राजा ने, वो था समर सिंह। और ये जानकारी किससे मिलती है? जिनप्रभ सूरी का ग्रंथ है तीर्थ कल्प, उससे जानकारी मिलती है। और फिर जब आप अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रणथंभौर पर 1299 से 1301 तक रहता है, और रणथंभौर के जस्ट बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नंबर लगाता है 1303 में। उसका कारण यह था कि उसके दिमाग में यह बात खटक गई थी कि मेवाड़ वालों ने मेरी सेना से टैक्स लिया है, अब मैं मजा चखाऊंगा। ठीक है जी। अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर समर ने अपने राज्य में, इसी समर सिंह ने अमित सिंह सूरी नामक जैन विद्वान से प्रभावित होकर अपने राज्य में जीव हिंसा बंद करवा दी थी। नॉर्मल, ये ज्यादा डीपली बात है, इसको मत याद रखना। धर्मघोष सूरी को याद रख लेना। विग्रह राज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई थी। अजमेर में एक सरस्वती, ये हमने बात विद्वता की बात कर ली थी, तो सरस्वती कंठावरण नामक पाठशाला बनाई थी, जिसे क्या किया ऐबक ने। मूल रूप से जो है सरस्वती कंठाभरण क्या है? एक पाठशाला है। विग्रह राज चतुर्थ बना रहा है, कहां बना रहा है? अजमेर में बना रहा है, जिसे 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील कर दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये ऐबक मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी ने, जब हम पढ़ेंगे ना कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और ऐबक की सत्ता आ जाती है, तो फिर वो अपनी जगह अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत देकर वापस चला जाता है। तो वो ऐबक जब आक्रमण करेगा अजमेर में, तो ये पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन के झोंपड़े में, झोंपड़ा जो शब्द है झोंपड़ा, इसका अर्थ होता है मस्जिद, तो ये एक मस्जिद में तब्दील कर देता है। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं, राजस्थान की प्रथम मस्जिद।
राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं और इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इस मस्जिद में 16 इस 2.5 दिन के झोंपड़े में इस मस्जिद में पिलर बने हुए हैं, 16 खंभे बने हुए हैं, तो इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। और जो तारागढ़ दुर्ग, अभी मेरे 16 खंभों से याद आ गया, तारागढ़ दुर्ग हमने अजय राज के समय जो पढ़ा था तारागढ़ दुर्ग, तो तारागढ़ दुर्ग में यहां पर तो 16 बात याद आ गई मुझे कि इसमें 16 खंभे हैं, तो 12 खंभे, 12 पिलर, 12 खंभे या बुर्ज किसमें है, तो 12 बुर्ज थे किसमें, तारागढ़ दुर्ग में थे, तारागढ़ दुर्ग में। और अभी अभी ये मैंने आपको अच्छे से दुर्ग वाली क्लास कितनी शानदार तरीके से फोटोज का यूज करते हुए कि रीट में पूछा गया था ये घूंघट, इमली, खिड़की, बुर्ज किस दुर्ग से संबंधित है, तो तारागढ़। और अपन ने जब मैंने आपको करवाया था, एक खिड़की है और उसके सामने एक औरत खड़ी ऐसे घूंघट निकाल रखा है ना, तो ये घूंघट, खिड़की, इमली, हाथ में वो इमली खा रही है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करवाई थी। तो ये सारे के सारे बुर्ज कहां है, तारागढ़ दुर्ग में है और कुल 12 बुर्ज है ये, तो वो क्लास देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं, यहां पर कहा जाता है कि सूफी संत हुए हैं पंजाब शाह, पंजाब शाह का यहां पर 2.5 दिन का उर्स, 2.5 दिन का मेला लगता है, उर्स लगता है, और ये यहीं पर लगता है अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े में। अब कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये 2.5 दिन में तैयार होगी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कुछ का यह मानना है कि यहां पर सूफी संत हुए हैं पंजाब शाह, उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, तो इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वैसे आपने ध्यान रखना है कि झोंपड़ा मस्जिद है, तो ये एक अपने आप में मस्जिद है, और ये क्या है, पहली मस्जिद थी राजस्थान की। कर्नल टॉड क्या कहते हैं कि ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है हिंदू स्थापत्य कला का। ठीक है, इस पाठशाला में विग्रहराज का एक लेख मिला है और वहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े का जो लेख है, मैंने जब आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, यानी कि चौहानों का पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से मत से ये पता चलता है कि चौहान कौन थे, तो उसमें 2.5 दिन के झोंपड़े के लेख का जिक्र आया था। तो इस लेख में क्या लिखा हुआ है कि चौहान मालव मालववंशी हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, और क्या आता है इसमें लिखा हुआ कि चौहान जो है उनका मूल पुरुष कौन था, वो चाहमान था। ये 2.5 दिन के झोंपड़े के लेख में इसका जिक्र आता है। चलिए, इसने क्या किया था, अब हमने कहा था कि ये निर्माता है, इसने बीसलपुर कस्बा बसाया टोडा राय सिंह टोंक में, टोडा राय सिंह टोंक में इसने बीसलपुर कस्बा बसाया। बीसल सागर बाग बनवाया था, ये कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। बनास, चंबल और सीप एक त्रिवेणी बनती है। अपने जो वो एक मैराथन क्लास लगाई थी रीट वाली, तो उसमें 3 त्रिवेणियां करवाई थी ना आपको। तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध टोंक में है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख का जिक्र हमने कर लिया, इसके समय का है। इसमें लिखा गया है, मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों का मूल उच्छेदन कर दिया, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित कर दें। और जो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव प्रथम ने कहा था ना कि मराठा पताका अटक से कटक तक फहरा देंगे, तो अटक से कटक इधर, यानी कि जब हम भारत को बनाते हैं, इधर आ जाता है कटक उड़ीसा की तरफ, और इधर आ जाता है अटक। तो यहां पर तो इनका शासन था, ये चाहता था विग्रह अपने बाजीराव प्रथम कि मराठाओं का राज अटक से कटक तक फैल जाएगा। चलिए, हरि के लिए अब हमने ये पढ़ा था, एक तो था वीरता की बात आ गई कि 2 लोगों को ये हराता है, फिर आ गया कि इसने निर्माता के रूप में, अब विद्वता की बात में एक शिवालिक स्तंभ लेख आ गया, फिर इसने एक नाटक। देखो 2 खुद चीजें लिखेगा, एक तो शिवालिक स्तंभ लेख इसके समय का है, चाहे लिखवाया है इसने, और खुद लिखेगा एक हरिकेली नाटक। संस्कृत भाषा है हरिकेली नाटक की, ये ध्यान रखना है। हरिकेली क्या है, एक नाटक है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के समय इस नाटक में क्या है, महाभारत काल में हुए शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। शिव का एक स्पेशल रूप था ना, जो किरात रूप था, क्या शिव का किरात रूप था शायद शिव का, उसका वर्णन जो है ना, शिव के किरात रूप का वर्णन इसमें मिलता है। इसकी कुछ पंक्तियां, अब देखो इसकी कुछ पंक्तियां कहां मिलती हैं, 2.5 दिन के झोंपड़े हुए में लिखी हुई मिलती हैं, और एक मिलती है इंग्लैंड में, जगह पड़ती है ब्रिस्टल।
राजा राम मोहन राय का मकबरा वहीं बना हुआ है, राजा राम मोहन राय का स्मारक, सॉरी मकबरा क्या, स्मारक वहीं बना हुआ है। राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो गए थे तो वहां पर उनका स्मारक बना हुआ है। तो हरिकेल नाटक की कुछ पंक्तियां तो हमें 2.5 दिन के झोंपड़े में लिखी हुई मिलती हैं और कुछ पंक्तियां हमें कहां दिखने को मिलती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनका जो राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है वहां पर हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है, ये तो उसकी खुद की रचना होगी हरिकेली। फिर उसके दरबार में 2 व्यक्तियों ने 2 रचनाएं की हैं। एक रचना का नाम है ललित विग्रह राज। ये नाटक है, किसका है, सोमदेव का। ललित विग्रह राज रचना किसकी है, सोमदेव की है। इसमें काम की बात इतनी है कि इसमें प्रेम कहानी का जिक्र है, किसकी, देसल देवी जो राजकुमारी थी इंद्रपुरी की, और विग्रह राज चतुर्थ जो राजा थे। देसल देवी और विग्रह चतुर्थ की प्रेम कहानी ललित विग्रह राज में मिलती है, सोमदेव का ग्रंथ है। ललित विग्रह राज किसने लिखा, सोमदेव ने लिखा। इसमें कौन सी प्रेम कहानी का जिक्र है, क्योंकि आगे एक और प्रेम कहानी का जिक्र आएगा। देसल देवी जो कि इंद्रपुरी की राजकुमारी थी और विग्रह राज चतुर्थ की प्रेम कहानी है ललित विग्रह राज में। लिखने वाला व्यक्ति है सोमदेव। अब आता है बिसल देव रासो। ये रचना किसकी है, ये रचना है जी नरपति नाल्य की। इसमें किसकी जो है, राजमती, परमार वंश की राजकुमारी थी राजमती। तो राजमती की प्रेम कहानी विग्रह राज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कहानी बिसल देव रासो में है। बिसल रासो में, बिसल राजमती, इसको पक्का रट लेना। वो ये पंक्ति देके पूछ सकता है ना, तीनों ऑप्शन में दे देगा, ललित विग्रह राज, हरिकेली, बिसल देव रासो। तो राजमती वाली प्रेम कहानी बिसल देव रासो में है। बिसल बजा के राज लेना है, ठीक है, बिसल बजा के राज ले लो। किलहॉर्न विद्वान हुए हैं विदेशी, उसने क्या किया है, विग्रह राज चतुर्थ की तुलना किससे की है, कालिदास व भवभूति से विग्रह राज चतुर्थ की तुलना कौन करता है, किलहॉर्न करता है। अच्छा, वो वैद्य जो था उसने मार्टिल से तुलना की थी किसी गुर्जर प्रतिहार, या किसकी की थी, गोहिल वंश के राजा की थी क्या, वैद्य ने। विग्रह राज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपर गांगे राजा बनेगा। हमने पढ़ा था विग्रह राज के बाद अपर गांगे बनेगा। फिर जगदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय को लगेगा कि मेरे बापू जगदेव को मार के अपर गांगे का बापू अर्णोराज राजा बना था, तो अब अपर गांगे को गद्दी से हटाना पड़ेगा। जिस तरह जगदेव को हटाकर विग्रह राजा बना, उसी तरह विग्रह के बेटे अपर गांगे को हटाकर जगदेव का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय के समय का मूल एक अभिलेख हमें मिलता है देखने को, वो था हांसी अभिलेख। हांसी अभिलेख, हंसी नहीं है ये, हांसी अभिलेख है। हांसी अभिलेख किसका है, पृथ्वीराज द्वितीय का है। और एक अभिलेख है धौड़ अभिलेख। कौन सा, धौड़ अभिलेख, ये भीलवाड़ा में है। असल में धौड़ अभिलेख में एक जानकारी मिलती है, इसे सोहेश्वर शिव मंदिर अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभिलेख जहां से मिला है वो मिला है एक शिव मंदिर से। कहां से, शिव मंदिर से। और ये कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में है, ठीक है, शिव मंदिर। उस मंदिर को क्या कहा जाता है, उसे रूठी रानी का मंदिर भी कहा जाता है। अब रूठी रानी वो भी थी, तारागढ़ में आई थी। कई रूठी रानियों की कहानियां मिलती हैं, तो उनमें से एक रूठी रानी ये भी है। कौन थी ये, असल में ये थी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की पत्नी थी सुहिया देवी। वो क्या नाराज होकर यहां पर आ गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, रूठी रानी का मंदिर कहां है, भीलवाड़ा में है। ये रूठी रानी कौन है, सुहिया देवी थी, किसकी, पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी थी। यहां पर धौड़ अभिलेख मिलता है, या इसको शिव मंदिर का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है, इस धौड़ अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय कहता है कि मैंने अपने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया, यानी कि मैंने अपने जोर, अपने शक्ति, अपने पावर की वजह से अपर गांगे को गद्दी से हटाया और सत्ता प्राप्त की। मैनाल में शैव मठ का निर्माण कराया। पृथ्वी ने यामिनी वंश के खुसरू शाह मलिक को हराया। निसंतान इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके चाचा सोमेश्वर को, जो कि गुजरात में थे,
उसको बुलाया गया, यहां पर लाके गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हमें मूल तो एक ध्यान रखना है हांसी अभिलेख, और एक ध्यान रखना है हांसी पर, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय अधिकार कर लेगा हांसी पर, और एक याद रखना है धौड़ अभिलेख, भीलवाड़ा में है। इसने बेसिकली काम पृथ्वीराज द्वितीय ने भीलवाड़ा में किया था। धौड़ अभिलेख या शिव मंदिर का अभिलेख जो कि शिव मंदिर से मिला है, उस मंदिर को हम रूठी रानी का मंदिर भी कहते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहैया देवी जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, यहां पर नाराज होकर आ गई थी। सोमेश्वर आ जाएगा 1169 से 77 तक, पृथ्वीराज चौहान के पापा हैं ये। इसकी उपाधि याद रखनी है प्रताप लंकेश्वर। अब मुझे आप ये बताएं, बैरी घरट उपाधि किसकी थी? गोविंद तृतीय की, चौहान राजा गोविंद तृतीय की बैरी घरट उपाधि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और प्रताप लंकेश्वर उपाधि किसकी है? सोमेश्वर की है। इसकी पत्नी है कर्पूर देवी। कौन है? कर्पूर देवी। अब इसमें ना बड़ा ही विवाद रहता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अचल नामक कलचुरी वंश का राजा हुआ था, चेदी कलचुरी वंश का राजा, उस वंश की राजकुमारी थी। लेकिन पृथ्वीराज रासो कहता है, जो कि सहयोगिता वाली प्रेम कहानी का जिक्र करता है, चंद्रबरदाई, वो कहता है, पृथ्वीराज रासो क्या कहता है? पृथ्वी रासो कि ये दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री थी, जो कि बिल्कुल भी सत्य साबित नहीं होती। इस बात को लगभग लोगों ने क्या है, गलत ही माना है। विद्वान लोगों ने ज्यादा बात क्या सच मानी जाती है कि कलचुरी चेदी वंश का राजा था अचल, उसकी राजकुमारी उनकी बेटी थी कर्पूर देवी, उससे सोमेश्वर की शादी हो जाती है। सोमेश्वर बेटा किसका था? इसके पिता का नाम क्या था? ये लो, अर्णोराज। पिता का नाम क्या है? अर्णोराज। ये बातें क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फेमस राजा होते हैं ना, तो उनके बारे में 4 पंक्तियां दे देता है कि इसके बाद, अर्णोराज के बाद, या ये कह दें कि ये उसका बेटा था। पृथ्वीराज द्वितीय का भी कहा जा सकता है ना, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा है। नहीं, ये क्या है? अर्णोराज का बेटा है। और इसने क्या किया? गुजरात में मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था इसने, अर्णोराज की, और खुद की मूर्ति बनाई थी अजमेर में, गुजरात में नहीं, अजमेर में इसने मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। और क्या किया? नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और क्या किया? अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया। और क्या किया? गुजरात के भीम द्वितीय ने, आबू के राजा की बेटी थी, आबू के परमार वंश के राजा की बेटी थी इच्छनी कुमारी, तो वो उसी सिलसिले में ये गए हुए थे वहां, क्योंकि वो जो था ना, गुजरात का राजा था भीम द्वितीय, वो शादी करना चाहता था, ऐसा कोई मसला सिलसिला था। तो कुल मिला के आबू वाले सिलसिले में ये गए हुए थे सोमेश्वर वहां पर। तो भीम द्वितीय जो गुजरात का राजा है, वो इसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। यानी कि हमारे लिए सोमेश्वर में पढ़ने वाली बातें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रताप लंकेश्वर उपाधि, मम्मी पापा का नाम, दूसरा क्या है, नागौर दुर्ग को बनाता है ये, और कल्प वृक्ष का निर्माण करता है अजमेर में, और फिर आता है कि मूर्ति कला को प्रोत्साहन देता है। और फिर ये सारी बातें कुल मिला के होगी कि कौन सा चौहान राजा जिसकी गुजरात के चालुक्य वंशी राजा ने हत्या कर दी थी, तो वो सोमेश्वर थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम राजा आ गए। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। चलिए, अब एक स्लाइड अपने ढूंढते हैं, स्लाइड हो जाए यहां पर। चलो ये देख लेते हैं अभी थोड़ा सा हमें। अच्छा, क्या पता इस स्लाइड में मैप ही हो। हमने ये देख लेना है, यहां पर है पृथ्वीराज, क्या है? पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है भाई, पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय के पड़ोस को हम देख लेते हैं, यानी कि ये राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान वाला इलाका। आपने देखा होगा जब हम भारत का मैप देखते हैं, तो राजस्थान के जस्ट इस तरफ एमपी वाला इलाका लगता है, इस तरफ यूपी वाला इलाका लगता है। यानी कि इधर हम करें तो कनौज कर देते हैं, और कनौज में हम कर देते हैं परमर्दी देव, चंदेल का जिक्र कर देते हैं, और फिर इधर अपने बुंदेलखंड का जिक्र कर देते हैं,
और फिर इधर राजा के नाम में हो सकता है कोई किंतु परंतु हो जाए। एक बार इधर थोड़ा सा आप ना सीन देख लेना, चालुक्य राजा, इधर मालवा वाले में कोई जिक्र नहीं था, ये था गुजरात में वंश था, गुजरात में वंश पड़ता था। और इधर एक बंडानक जनजाति होगी, यानी कि राजस्थान और यूपी वाले इलाके में क्या आएगी, बंडानक जनजाति। कनौज वाला थोड़ा सा इधर ले चलते हैं अपने, जयचंद गहड़वाल, बुंदेलखंड में चंदेल राजा, यहां पर है परमर्दी देव। कौन है, परमर्दी देव। हाँ, और इधर से विदेशी आ जाएंगे। तराइन बना लेते हैं अपने हरियाणा वाला। कुल मिला के पृथ्वीराज चौहान जो है विद्वान भी है, इसके दरबार में विद्वान लोगों को ये संरक्षण भी देता है, बहुत सारे विद्वान लोगों का जिक्र भी आएगा, और इसकी कोई उपाधियां हैं उनका भी जिक्र आएगा। और चूंकि ये 1177 में गद्दी पर बैठ जाता है, 66 में जन्म हुआ था, तो कुल 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है, तो इसकी संरक्षिका भी है। इनके समय जो उसके सेनापति है उसका जिक्र भी आएगा, भुवनमल का, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है कैमास कदमवास, उनका जिक्र भी आएगा। मम्मी एक शुरू में इनकी मां जो थी वो संरक्षिका के रूप में रही, उसका कर्पूर देवी का जिक्र भी आएगा। ये सामान्य जानकारी है, पर जो कंफ्यूजन पैदा करती है ना, जैसे मैंने अभी लिख दिया था, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है। परमर्दी देव और जयचंद गैडवाल बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कनौज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे उस लोकेशन को, यानी कि यूपी वाली और वो लोकेशन है, और ये यूपी और एमपी वाली लोकेशन पे बुंदेलखंड वाला जो झांसी वाला इलाका चंदेल वंश का, जिनकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, महोबा राजधानी हुआ करती थी। और एक इसका कलश जो कला चलेगी वो चलेगी रिश्तेदारों से, जिसको हम कहेंगे रिश्तेदारों से, जिसमें हम नाम लिखेंगे अपर गांग्या और नागार्जुन, अपर गांग्या और नागार्जुन। बस ये रहेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आसपास का सारा सीन रहेगा। सबसे पहले जब ये राजा बनेगा तो इसका टारगेट ये रहेगा कि सबसे पहले नंबर किसका लगाया जाए, तो सबसे पहला नंबर रिश्तेदारों का ही लगा। बंदा दुखी होता है रिश्तेदारों का, कामयाबी होने के बाद ना सबसे पहले रिश्तेदारों को शुरू करता है, ठीक है। अब वो सबसे पहले अपर गांग्या व नागार्जुन जो है, आपको पता है हमने देखा था अरुणोराज के दो बेटे जगदेव और जो थे विक्रम चतुर्थ, विग्रह चतुर्थ, और विग्रह चतुर्थ के दो बेटे थे अपर गांग्या और नागार्जुन। इसको तो गद्दी नसीब हो गई थी, इसको बिल्कुल ही नहीं हुई थी। तो इसका दमन करेगा कब, 1177 में गद्दी पर बैठेगा ये, 1177 में, एक वर्ष बाद यानी कि 1178 में अपर गांग्या और इनका नागार्जुन इनका दमन कर देगा। फिर क्या करेगा, अपने भाई बंधुओं का नाश करने के बाद इधर एक जनजाति थी बंडानक, इनका दमन करेगा 1182 में। 2 नंबर किसका लगाएगा, 1182 में बंडानकों का दमन कर देगा। फिर इससे मिलता जुलता सन आ जाता है आसपास, अगर हम बात करें तो 1182 में ही इनका दमन करेगा। 1182 में ही किसका दमन करेगा, महोबा के चंदेल वंशी परमर्दी देव का, ठीक है। फिर घूम फिर के वो थोड़े दूर रहे हुए हैं, इधर आ जाओ पास में, गुजरात के चालुक्य राजा का नंबर लगाएगा 4 नंबर पे 1184 में, 4 ही नंबर है, और 84 यहां भी 4 ही आता है। पहले रिश्तेदारों का यानी कि भाई बंधुओं का नंबर लगाएगा, 78-77 में गद्दी पर बैठा, 1 साल बाद इनका नंबर लगा देगा। ठीक उसके 4 साल बाद बंडानक जनजाति, उनका नंबर लगाएगा, बड़ा दुखी कर रखा था उन्होंने। और
उसी समय क्या करेगा, लौटते समय आप ये मान लो इधर गया था, लौटते समय इनका भी नंबर लगाया आएगा। परमर्दी देव के दो प्रसिद्ध सेनापति थे, उनका हमने नाम याद रखना है। आला और उदल पूछे जाते हैं किसके सेनापति थे, आला और उदल। ऑप्शन में ये जयचंद भी होता है, सभी होते हैं। और जगदेव का नाम यहां चालुक्य राजा में हम पढ़ेंगे, संधि करवाने में इसका हाथ था जगदेव का, तो यहां जगदेव का नाम आ जाएगा। ये सारा एक सीन रहेगा कि पृथ्वीराज चौहान 1177 में गद्दी पर बैठेगा, 1 वर्ष बाद वो अपने भाई बंधुओं का नंबर लगाएगा, ठीक 4 वर्ष बाद 2 जगह आक्रमण करेगा, एक यहां पर और एक यहां पर। उसके ठीक 2 वर्ष बाद किधर, नीचे की तरफ आक्रमण करेगा। अभी एक अगर मैप लगाया हुआ हो तो देखते हैं अपने सर को मैंने मैप लगाने को दिया था, अगर लगाया हुआ हो तो बात बन जाए, अन्यथा फिर नहीं लगाया, सर ने कहीं नहीं लगाया मैप। बड़ा शानदार मैप था वो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर ये पढ़ने के बाद आपको और डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। चलिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, दल पंगुल। अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दें, दल थम्बन जहांगीर ने उपाधि दी थी, मारवाड़ का कोई राजा था, कौन था? दल पंगुल विश्व विजेता और राय पिथौरा 2 उपाधियां मिलती हैं इसकी। इनका जन्म अहिलवाड़ यानी कि चौहान वंश का कौन सा राजा जिसका जन्म गुजरात में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, अजमेर में जन्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में निहाल था, 1166 में जन्म हुआ। सोमेश्वर पिता का नाम है और माता का नाम क्या है? कर्पूर देवी, कर्पूर देवी है। और कर्पूर चंद पाटनी, ऐसा ही नाम आता है, मैंने प्रजामंडल आपको करवाए थे ना, कर्पूर चंद पाटनी, जयपुर कर्पूर, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर कर्पूर 1931 में, है ना, वहां भी आता है। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। 1177 में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। इनकी माता कर्पूर देवी ने बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से इनके राज्य का संचालन किया संरक्षिका के रूप में, तो संरक्षिका माता कर्पूर देवी थी। मुख्यमंत्री कौन थे इनके? कदम्बवास व कैमास का नाम आता है, वो इनके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अल्पव्यस्तता के दौरान शासन का संचालन व सहयोग व मार्गदर्शन देने वाले यही कैमास थे। सेनाध्यक्ष भुवनमल। अगर आपको कैमास, कदमवास और भूमल में कंफ्यूजन होती हो, देखो मल क्या होता है? मल होता है पहलवान, जो पहलवान होगा उसी को सेनापति बनाया जाएगा ना, मुख्यमंत्री को जोर थोड़ी लगाना है, सेनापति को जोर लगाना है। तो भुवन मल जो है, भवन जैसा मल जो है, वो सेनाध्यक्ष था जिसने प्रारंभिक काल में पृथ्वीराज चौहान को सुरक्षित रखा। अब इनके अन्य मंत्रियों के नाम आते हैं, स्कंद वामन, सोड, पद्मनाभ, ये इनके अन्य मंत्री थे। स्कंद वामन, सोड और पद्मनाभ ये अन्य मंत्री थे। 1178 में पृथ्वीराज ने राज कार्य अपने हाथों में ले लिया, यानी कि 1 वर्ष 77 में गद्दी पर बैठे, 1 वर्ष बाद। और राज कार्य आपको पता है, हाथों में लेते ही सबसे पहले भाई भतीजों का नंबर लगाएंगे। शासक बना तो स्वयं को चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया और धीरे धीरे उनका किया सफाया। शत्रुओं से घिरा हुआ पाया और धीरे धीरे उनका किया सफाया। चलिए, सबसे पहले सफाया करते हैं अपने किनका? भाइयों का। अपर गांग्या के छोटे भाई नागार्जुन, असल में नागार्जुन चाचा के बेटे हो गए, क्योंकि जो है सोमेश्वर और अपने बात कर ले विग्रह चतुर्थ और जगदेव, तीनों भाई हो गए ना, अरुणोराज के बेटे हैं तीनों, बस उनके मम्मी अलग। और नागार्जुन ने विद्रोह किया और गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। 1178 में मंत्री कैमस की सहायता से गुड़गांव का युद्ध, तो गुड़गांव का युद्ध हुआ। ठीक है, गुड़ दिया भाइयों को, यानी कि भाइयों के, क्योंकि तीनों में ना अलग अलग युद्ध हैं। गुजरात के साथ होगा तो वो अलग नागौर का युद्ध होगा, इधर वाले के साथ है आला उदल वाले में, वहां पर अलग युद्ध है, तो यहां अलग युद्ध है। तो भाइयों के साथ यानी कि नाग को गुड़ दिया है। नाग को क्या दिया है? नाग को दिया है गुड़, इस बात को याद रख लेना भाई। ठीक है, भंडानकों का दमन, ठीक है, भंडानकों का भंडाफोड़ कर दिया 82 में। एक जनजाति है जो कि कहां, आप ये मान लो भरतपुर, मथुरा, यूपी वाला जो इलाका है वहां पर पाई जाती थी, उनने बड़ा परेशान कर रखा था। महोबा विजय, तुमुल का युद्ध, ये कौन सा युद्ध है? तुमुल का युद्ध है या महोबा का युद्ध कह दे। पृथ्वीराज की विजय हुई, आला व उदल वीरता को प्राप्त हुए।
अब हमने यहां ये ध्यान रखना है, महोबा का राजा कौन था, मैंने ऊपर लिखा ही था, वहां लिख ही दिया था भाई, है ना, राजा लिख दिया था, परमर्दिदेव चंदेल था। पृथ्वीराज की विजय हुई, आला व उदल वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। युद्ध के बाद दिल्ली लौटते समय पृथ्वीराज ने अपने एक विजयी सामंत पुंजन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया, यह हमने ध्यान रखना है। बंडानकों वाले, नागार्जुन वाले में युद्ध का नाम याद रखना है, गुड़गांव का। यहां याद रखने योग्य बात है, आला व उदल किसके सेनापति थे, परमर्दिदेव चंदेल के। परमर्दिदेव चंदेल, ये पूछा जा सकता है पृथ्वीराज चौहान के समय समकालीन चंदेल राजा कौन था, वह जयचंद भी आएगा, परमर्दिदेव भी आएगा, तो परमर्दिदेव था। उसके साथ युद्ध जो हुआ किस नाम से, तुमुल या महोबा के युद्ध, क्योंकि महोबा इनकी राजधानी हुआ करती थी चंदेलों की। और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का अधिकारी किसको नियुक्त किया, ठीक है, तो पंजुन राय, नाम याद रख लेना, पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। ऊपर वाले तीन स्टेप में, पहले स्टेप में अपने पास वाले भाइयों को, फिर ऊपर जनजाति को, भाई जनजाति, और फिर इधर वाले पड़ोसी को, महोबा के चंदेल को। अब नीचे की तरफ आएगा चालुक्य राजा भीम द्वितीय को याद आया कि मेरे पापा को मारा था, अच्छा मेरे पापा को मारा था, अब जाके बताता हूं भीम द्वितीय को मैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू के परमार नरेश सलग की पुत्री इच्छनी से विवाह कर लिया था। एक बात मुझे समझ नहीं आई, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ है, उसके मन में कहीं पर भी कोई भी युद्ध हुआ है, मतलब वो अब पृथ्वीराज चौहान को अच्छा बताने जा रहा है, या वो उसको मतलब उसको उसके करैक्टर पर ही उंगली खड़ी कर रहा है। आप ये देखो, गहड़वाल राजा के साथ युद्ध हो रहा है, वहां वो कह रहा है कि सहयोगिता थी उसकी वजह से युद्ध हुआ है, यहां ये कह रहा है इच्छनी कुमारी वजह थी, है ना। तो कुल मिला के ये बात हो जाती है, कुल मिला के ये बात हो जाती है कि फिर हर जगह वो लड़कियों वाला मसला डालता ही डालता है, ठीक है भाई, फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है हर जगह। चलो ये मान लेते हैं, यहां पर ये बात जेन्युइन थी, ऐसा मसला था पृथ्वीराज चौहान के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू का परमार राजा जो था, उसकी बेटी थी इच्छिनी, और इच्छिनी से विवाह करने की इच्छा भीमदेव द्वितीय की भी थी। और पृथ्वीराज तो तैयारी थे भाई साहब, इन्होंने उससे क्या कर लिया, ब्याह रचा लिया, शादी कर ली। चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को यह बात अच्छी नहीं लगी, और फिर इनमें आपस में युद्ध होना ही था, और आखिर वो दिन आ गया। नागौर में युद्ध होता है 1184 में, 2 साल बाद, 82 से 84, 2 साल बाद 84 में युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध, और दोनों में संधि हो जाती है। और संधि करवाने वाला व्यक्ति जो था ना, वो जगदेव का नाम यहां नहीं आया क्या, आगे आ जाएगा, चलो ये रहा जगदेव। इन युद्धों में जगदेव प्रतिहार पता है कौन था, ये भीम का सेनापति था, भीम का सेनापति। जैसे आला और उदल किसके सेनापति थे, आला और उदल परमर्दिदेव चंदेल के, तो जगदेव प्रतिहार किसका था, भीम का सेनापति था। तो भीमदेव की कभी जगदेव प्रतिहार की जीत होती, कभी पृथ्वीराज की। तो इस तरह से क्या है कि बाद में जगदेव प्रतिहार ने क्या किया, नागौर में युद्ध हुआ और बाद में संधि करवा ली, कोई बात नहीं, कहते हैं शादी कर ली, कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। अब इच्छनी कुमारी की बात आती है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उसमें पराजित हो गया और उसको बंदी बना लिया गया। तो ये इच्छनी कुमारी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीराज चौहान को छुड़वाने के लिए गई थी। वहां पर कहते हैं कि युद्ध में मारी जाती है और युद्ध में इसको जला दिया जाता है। बाद में राजपूत सैनिकों ने बड़ा सह सम्मान इसको वहां पर अग्नि दे दी थी। फिर बात आता है विदेशी वाला तो अंतिम आएगा। अब कनौज में गहड़वाल वंश है, उनके साथ वैमनस्य का क्या कारण था। जयचंद व पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कई कारण हैं, उसमें एक कारण पृथ्वीराज रासो के अनुसार सहयोगिता का अपहरण करना एक कारण माना जाता है। अब सहयोगिता वाली बात को लेकर जो इतिहासकार हैं, विद्वान लोग हैं, सबके अलग अलग मत हैं। हमने दो लोबी को जानना है, एक लोबी कहती है कि यह बात बिल्कुल फ्रॉड है, झूठी है, और एक लोबी कहती है कि यह बात सत्य है। हमने ये देखना है कौन से विद्वान इसको सही मानते हैं। पृथ्वीराज रासो तो कहता ही है इसको, चंद्रबरदाई का ग्रंथ, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि यह कपोल कल्पना है, यानी कि फर्जी कहानी है।
और डॉक्टर ओझा इस बात को फर्जी क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, ये समकालीन ग्रंथ हैं उस समय के। इन ग्रंथों में कहीं भी संयोगिता वाली बात का जिक्र ही नहीं आता कि ये उसको उठा लाता है, अपहरण कर लेता है, शादी कर लेता है। फिर बात आती है, यानी कि फिर बात आती है रोमिला थापर, डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। अब हमने ये देखना है संयोगिता वाली बात जो है वो सत्य है, ये कौन मानते हैं, और असत्य है ये कौन मानते हैं। ठीक है, अभी हमने असत्य पढ़ लिया। कौन कौन? डॉक्टर ओझा कहते हैं कि कोरी कल्पना है, डॉक्टर ओझा हो गए। उसके बाद हो गए रोमिला थापर, कौन हो गए? रोमिला थापर हो गए। और कौन हो गए? डॉक्टर RS त्रिपाठी, RS त्रिपाठी। ये कहते हैं कि ये बातें जो है असत्य है, कोरी कल्पना है। कौन लोग सत्य कहते हैं? सत्य कहने वाले हैं अबुल फजल, अबुल फजल ने इसको सत्य माना है। दशरथ शर्मा ने, दोनों शर्मा सत्य मानेंगे, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, और वैद्य भी होंगे इनके साथ, CV वैद्य। ये सारे कहते हैं कि ये बात सत्य है। इसको ध्यान रख लेना आपने। ये देखो, दशरथ शर्मा ने सत्य स्वीकार किया, अबुल फजल ने इसका वर्णन किया कि है कहानी, वैद्य ने और गोपीनाथ शर्मा ने इसको सत्य माना है। इस बात के पक्ष और विपक्ष वाली बातें आपको भी याद रख लेनी है। असत्य ओझा, रोमिला थापर और त्रिपाठी कहते हैं कि ये असत्य है। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ दोनों पंडित जी और वैद्य जी ये भी पंडित हो गए, और अबुल फजल ये कहते हैं कि ये सत्य कहानी है। और कहानी के पीछे क्या है कि भाई कहते हैं कि पहली बार किसी ने चित्र दिखाया था संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का, तो वो देख के मोहित हो गई कि अच्छा इतना शानदार स्मार्ट बलिष्ठ कौन है ये, कि भाई कोई राजा है, पृथ्वीराज है कि अच्छा अच्छा। तो फिर वो प्रेम हो गया फोटो देख के, भाई क्या करे बेचारी। तो फिर वो कहानी आती है, और अब बात आती है कि वो संयोगिता को उठा लाता है, शादी कर लेता है। वो कहानियां सबने सुनी हुई है, उसको बता के मैं आपका समय जो है दोबारा से बहुत जगह से, क्योंकि आपने कुछ इतिहास में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आप ये प्रेम कहानियां तो जरूर सुन लेते हैं। तराइन के युद्ध 1191 और 92 दो युद्ध हुए हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है, दूसरे में गौरी की विजय होती है। अब ना एक स्टोरी मिलती है, वो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान पहले आबू की तरफ से गुजरात की तरफ से अटैक करने का प्रयास करता है, पर वो अटैक नहीं, वहां कामयाब नहीं होता। फिर वो फिर बाहर इधर से अपने प्रयास करता है, राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले साइड से। और 1186 से लेकर 91 तक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कई आक्रमण किए और कई बार हारा। हमीर महाकाव्य ग्रंथ नयनचंद्र सूरी का जो, वो कहता है कि गौरी 7 बार हारा। पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि गौरी 8 बार हारा। पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदाई कहता है कि गौरी तराइन से पहले 21 बार हार चुका था, 86 से 91 में। प्रबंध चिंतामणि ने तो जोर की टिक्की, ये कहता है कि 23 बार हार गया था। इतनी बार हार गया था तो क्यों बार बार, तो मुझे तो नहीं लगता। इतनी बार हारने के बाद चलो मान लेते हैं इन ग्रंथों में जिक्र है। हाँ, इतना जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे राजा बहुत बलिष्ठ, बहुत पावरफुल हुए हैं, और बिल्कुल एक राजपूत वीर थे। उन्होंने हराया तो कई बार था। और 91 वाला तो चलो सबको ही पता है, 91 में हारा, लेकिन एक ये भूल जो है कि लौटते पर वार नहीं करना, निहत्थे पर वार नहीं करना, ये एक परंपरा रहती है हमारे वीरों की, हमारे योद्धाओं की। इसलिए गौरी को जाने दिया भाई, नहीं तो फिर 92 में लौट के ही ना आता। अगर मुसलमान आक्रांताओं की तरह इन राजाओं की पॉलिसी होती तो वापिस नहीं लौट के आता, जैसी उनकी पॉलिसी थी। तो हमारी वो सभ्यता, संस्कृति, यही तो हमारी पहचान है। लेकिन जंग, वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। उसको लौट के जाने दिया तो वो 12 अगले साल फिर वापिस आ जाता है। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ है, ये उल्लेख मिलता है। अब आता है तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी ने बड़ी सेना के साथ, मोहम्मद गौरी आएगा, आते ही ना मोहम्मद गौरी क्या करेगा, तबर हिंद जगह पड़ती है, तबर हिंद यानी कि आज का बठिंडा। क्या? आज का बठिंडा पंजाब में जो पड़ता है, वहां उसका पहले नाम तबर हिंद था। क्या नाम मिलता है? तबर हिंद मिलता है। तबर हिंद पर अधिकार कर लेगा गौरी, और अपने काजी किसी व्यक्ति को बिठा देगा वहां पर।
पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चलती है, पृथ्वीराज चौहान सेना लेके जाता है और उसको वहां से भगा देगा। फिर इनके बीच में हरियाणा में तराइन जगह पड़ती है, वहां पर युद्ध होगा। पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा, गौरी भाग जाता है करनाल हरियाणा के पास तराइन के मैदान में, दोनों सेनाओं में युद्ध, मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान का सामंत था गोविंदराज। गोविंदराज ने कहते हैं कि इसको दिल्ली भी सौंपी हुई थी, गोविंदराज ने एक बर्छी से वार किया और वो गौरी को लगता है। फिर एक खिलजी सेनापति होता है, वो बड़ी मुश्किल से गौरी को वहां से उठा के और युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाता है गौरी को। फिर अगले ही वर्ष पृथ्वीराज चौहान के सामने उसी मैदान में, उसी जगह पे, उसी समय, यानी कि 1 साल बाद गौरी फिर आ जाता है उस हरियाणा के मैदान में। और इस बार क्या था कि पृथ्वीराज चौहान की एक माइनस पॉइंट यह है कि उसने आस पड़ोस के सभी राजाओं से युद्ध करके दुश्मनी तो मोल ले रखी थी। और कनौज का जयचंद गहड़वाल जो है, या अपने चंदेल राजा की बात करें, गहड़वाल जो था पहले युद्ध में इसके साथ ही था पृथ्वीराज के, दूसरे युद्ध में उसने साथ नहीं दिया, पुनः तराइन के मैदान में आ गया और लाहौर पहुंचकर उसने एक संदेशा भेजा किवाम उल मुल्क के हाथ में, उस दूत को कहकर भेजा कि पृथ्वीराज चौहान को कहो या तो इस्लाम स्वीकार कर ले या मेरी दीनता स्वीकार कर ले। और फिर इसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बातें करनी है, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध मैदान में आ जाओ, अपने देख लेंगे, मतलब भाईद्या नु वाण इक्को जे हुंदे, आ जाओ मैदान में आ जाओ। फिर पृथ्वीराज चौहान ने किवाम उल मुल्क को फिर कहलावा भेजा कि उसको बोलो कि मैं संधि करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, युद्ध मैदान में आ जाओ, उसी जगह पे संधि कर लेंगे, मैं कोई भाई शोर शराबा नहीं चाहता। पृथ्वीराज चौहान उसी मंशा से गया कि युद्ध तो होगा ही नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। 1192 पृथ्वीराज की इसमें हार हो जाती है और भारत में अंतिम हिंदू राजा उसकी हार और हिंदू शासन खत्म, और इसके बाद शासन किसका आ जाता है, मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है 1192 तराइन के युद्ध से। अब बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। उसके बारे में एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन था, आगे वाली स्लाइड में आ जाएगा। मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ में गुहिल वंश का एक राजा था सामंत सिंह, जिसने कि 1178 में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर ली थी। वो गुहिल राजा सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में उसने भाग लिया था, सामंत सिंह ने, आगे स्लाइड में लिखा होगा, और वो सामंत सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। जालोर का एक राजा था समर सिंह, समर सिंह भी पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में था। समर सिंह वही राजा है जिसके बाद जालोर का राजा बनेगा उदय सिंह। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले इस एग्जाम से पहले वाले एग्जाम में मुझे याद है वो प्रश्न पूछा गया था कि इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का राजा कौन था, और पहला ही ऑप्शन उन्होंने जो दिया था वो कानड़देव दिया था। हमने कानड़देव का ही सुना होता है, कानड़देव टिक लगाया बहुतों ने। और फिर क्या था, अब कानड़देव उत्तर नहीं है क्योंकि कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के समय है, वो ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, उसने प्रश्न पूछा था इल्तुतमिश के समय कौन था, तो इल्तुतमिश के समय जालोर का राजा आक्रमण के समय कौन था, उदय सिंह था। वो आगे स्लाइड में आ जाएगा उनका जिक्र। पृथ्वीराज को अब एक मत कहता है कि पृथ्वीराज को सिरसा के निकट सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया। ठीक है, ये उस मत का आगे जिक्र आ जाएगा। अच्छा, ये यहीं पर है, मेवाड़ का समर सिंह पृथ्वीराज, अब मेवाड़ का नहीं, ये गुहिल वंश का कह देंगे। और असल में इसने क्या कि वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी, यानी कि मेवाड़ शाखा का ये व्यक्ति था समर सिंह। एक दो बुक्स में मैंने इसको देखा था, शायद दीनवाल में भी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाँ भाई यहां समर सिंह नहीं है, यहां पर आएगा सामंत सिंह। कौन आएगा, सामंत सिंह आएगा, यहां समर सिंह नहीं है। यहां पर अभी मैं लिखवा देता हूं, गुहिल वंश का राजा कौन है, गुहिल वंश का कौन है, सामंत सिंह। ये वो गाइड से तथ्य जब उठाए थे तब फिर मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। गुहिल वंश का सामंत सिंह क्या होगा, तराइन द्वितीय में शहीद हो जाएगा, तराइन द्वितीय में शहीद। जालोर का चौहान राजा कौन था इस युद्ध में, जालोर का चौहान राजा ये था समर सिंह। असल में दीनवाल बुक में ये थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है भाई, दीनवाल जालोर का चौहान राजा था समर सिंह, न कि वो गुहिल वंश का राजा, क्योंकि गुहिल वंश में जो समर सिंह था वो तो अलग था। हमने वो पढ़ा था ना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लेगा 1298 में,
ठीक है। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक ज्ञानक, वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, ये ना उसके दरबार में जो थे उनका जिक्र आता है। ज्ञानक, वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, पृथ्वीराज, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ आदि अनेक विद्वान, कवि और साहित्यकार क्या है उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, ये इसके बारे में दिया हुआ है कि इसके दरबार में ये लोग थे। अब इनका नाम याद करना होगा आपको, जनार्दन, आशाधर, पृथ्वीवट, विश्वरूप, वागीश्वर, ज्ञानक, विद्यापति गौड़। अब बात आती है कि पृथ्वीराज के शासन काल में अजमेर में अब सरस्वती कंठावरण जो पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। आगे ऐबक इसको तुड़वाएगा बाद में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय इस विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था। और एक ना 10th की बुक में दिया हुआ है ना, पृथ्वीराज तृतीय जो था भाई, इसको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। 6 भाषाओं का ज्ञान था। सामान्य बातें हम 6 से 10 की बुक्स में जो दी हुई है तो सामान्य ही है। संस्कृत विद्यालय में इतने लोग अध्ययन करते थे। उसने तारागढ़ नाम के दुर्ग को, तारागढ़ वही गुजरात अपने अजमेर वाला, सुदृढ़ता प्रदान की। पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरा इसकी उपाधि थी, तो राय पिथौरागढ़ के किले का भी निर्माण करवाया। नागौर का किला किसने बनवाया था ये बताओ? चलो अभी पढ़ाया हमने। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा उनके गुणों के आधार पर उन्हें योग्य व रहस्यमयी शासक बताते हैं। पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। राय पिथौरा व दल पंगुल उनकी उपाधियां थी। ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ था, राय पिथौरा और दल पंगुल उनकी उपाधियां थी भाई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अब पृथ्वीराज युद्ध हो गया, पृथ्वीराज का उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में अलग अलग मत है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां पर पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण 8 अंगुल 21 गज, वो था ना अंगुल अष्ट प्रधान, है ना, वो मत चूके चौहान वाला जो एक श्लोक फेमस हुआ है। तो पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण से गौरी को मार डाला। बाद में वहीं पर पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज रासो कहता है कि गौरी को मारकर जो है पृथ्वीराज चौहान बाद में मरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता दी जाती है। हमीर महाकाव्य कहता है कि जब पृथ्वीराज अपने घोड़े, हो सकता है सही हो, इंडियन हिस्ट्री वाले इतिहासकारों ने थोड़ा सा गलत लिख दिया हो, कुछ भी हो सकता है। पृथ्वीराज अपने घोड़े नाट्यारंभा से, अब नाट्यारंभा ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यारंभा। अपने घोड़े से उतरकर युद्ध कर रहे थे तो उन्हें कहते हैं कि बंदी बना लिया गया। हसन निजामी क्या कहता है? पृथ्वीराज ने गौरी के अधीनस्थ, हसन निजामी का अलग ही तर्क है। देखो, हसन निजामी कहेगा कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसके अधीनस्थ क्या करेगा? अजमेर पर शासन करेगा। और उसको किसी ने कहा कि भाई तू ये बात क्यों कह सकता है? वो कहता है कि अजमेर से एक सिक्का मिला है, सिक्के पर क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये उसने अपना तर्क दिया। वो कहता है कि सिक्के पर एक और मोहम्मद बिन साम व दूसरी ओर पृथ्वीराज अंकित है। ये हसन निजामी का तर्क है। हसन निजामी ने बुक लिखी थी भाई ताजुल मासिर, ताजुल मासिर ही थी, हाँ यही थी इसकी बुक, ताजुल मासिर। ठीक है। हसन निजामी के अनुसार जब गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज उसे मारने का षड्यंत्र कर रहा है तो उसने पृथ्वीराज को मारकर उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बना दिया। वही गोविंद राज रणथंबोर में हम पढ़ते हैं। मिनहाज उस सिराज इसकी रचना थी। तबकाते नासिरी, आप तो शायद मत याद करना भाई, कोई इंडियन हिस्ट्री वाला कोई है तो। तबकाते नासिरी इसकी रचना थी। मिनहाज उस सिराज, वो कहता है कि पृथ्वीराज तराइन के मैदान में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखो अलग अलग तर्क। हसन निजामी कहेगा उसने हार कर अधीनता स्वीकार कर ली। हसन निजामी हंस के कह देता है कि अधीनता स्वीकार कर ली, राज कर रहा है। पृथ्वीराज रासो कहेगा कि उसको बंदी बना के वहां ले गए, शब्द वेदीवान से गौरी को मारेगा, फिर खुद मर जाएगा वहां पर। और ये जो है मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी वाला, ये कहेगा कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में ही युद्ध करते हुए मारा जाता है। वो जो मैं मैप दिखाने वाला था ना, वो शायद वो स्लाइड खुली नहीं है ना सर? मैप नहीं लगाया था क्या? ठीक है, मैप रह गया था भाई, चलो कोई बात नहीं है। अब ये होगी अपनी, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मुगलों के साथ जो संबंध थे उनके बारे में बताऊंगा।
और उससे पहले अपने एक क्लास आपको स्पेशल सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी की टेस्ट सीरीज किस तरह से अपने उसको करेंगे, एक शानदार आरपीएससी का जो नया पैटर्न है, आपको पता ही है मैं प्रश्न किस तरह के लाता हूं, क्योंकि ना करते गुरुजी ने भी भाटिया आश्रम में भी देखो लगभग 5-6 साल मैंने पेपर बनाए, तो वो अनुभव अच्छा दिया हुआ है गुरुजी का। और दूसरी बात अपने कर लें तो थर्ड ग्रेड की भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी टेस्ट सीरीज आपको, ये दोनों अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएंगी, यानी कि इस वीडियो के बाद सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी और जस्ट बाद में आपको थर्ड ग्रेड की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। इतने में थर्ड ग्रेड का वो रीट वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अपने उसके अनुसार काम करते रहेंगे, बराबर से आपके टेस्ट चलते रहेंगे, इधर से आपको निःशुल्क वीडियोस मिलती ही रहेंगी। क्लास अच्छी लगती है, थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए आप अपने स्टेटस में जगह दे दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि निःशुल्क मैटर अगर किसी बच्चे को मिलता है जो फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए वो एक अच्छी पहल हो जाती है आपकी तरफ से। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।